आपके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। हाँ, रखा था पाकिस्तानियों ने। 99-2000 की बात है। हमारे पास रेडियो सेट्स होते थे जो मेरे को पता था फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट की कौन सी है, तो मैं उस फ्रीक्वेंसी पे चुपचाप सुनता था उनकी बातें 2 किश्तवाड़ में। तो वो बात फैल गई कि भाई ये सीओ साहब कौन है। कहते ये नाम है। बोलो इसका जो भी सर लेके आएगा उसके ऊपर 10 लाख। फतवा जारी किया बॉर्डर के क्रॉस की, इस बंदे का सर काट के लेके आओ, 10 लाख इनाम दिया जाएगा। तब मैं पहली बार बोला कि जिसका तुमने सर काटना है ना वो इधर बैठा है, जिसने माँ का दूध पिया हुआ है मेरे को जगह बता दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और आप बिलीव नहीं करोगे कैप्टन साहब उस रेडियो सेट चैनल पे संवाददाता था। यहाँ आपने बुलाना है, अकेले में आऊंगा, जिसने काटना है काट लो, देखते हैं कौन किसका सर काटता। तो एक मुठभेड़ में आपका एक जवान शहीद हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। अपने आप को किस तरीके से संभाला? जय हिंद साथियों, आज सैनिक वेलफेयर न्यूज के मंच पर आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होने जा रही है जिन्होंने मां भारती की 4 दशक तक सेवा की है। न सिर्फ उन्होंने सेवा की है सर, एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां 4 जनरेशन सर चौथी पीढ़ी से हैं जो मां भारती की देश की सेवा कर रहे हैं। आज़ादी से लेकर वर्तमान तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सर और सर के परिवार ने सभी में हिस्सा लिया है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच पर अति विशिष्ट सेवा मेडलिस्ट, सेना मेडलिस्ट मेजर जनरल राजेश सहाय जी का। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना छोटा सा परिचय मेरे व्यूवर्स को दें। जैसे आपने बताया, मेरा नाम जनरल राजेश सहाय है और मैं तकरीबन 4 दशक फौज में मैंने नौकरी की है। और मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी भी फौज में थे और वो जो थे इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने 62, 65 और 71 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और देखी है। और मेरा परिवार एक बड़ा परिवार था, जैसे उस ज़माने में होता था जी। मेरी 6 बहनें हैं और मैं अपने परिवार का केवल इकलौता लड़का था। तो नॉर्मली आदमी सोचता है कि एक लड़का होने से कि वो फौज में कैसे आया जी। उसकी एक अलग कहानी है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने एक ऐसी लेडी से शादी की जो वो भी 2nd जनरेशन फौज में है। उनके पिताजी ब्रिगेडियर थे और मेरी वाइफ आज की तारीख में फ़ौज में सेवारत है। उनकी 39 ईयर सर्विस नौकरी हो गई है। मेरे को 2 प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले हैं, उनको 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले। तो मैं मेजर जनरल रिटायर हुआ हूँ, वो लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो मेरे से एक पदवी आगे हैं मेरे से। तो वैसे भी तो सर कहते हैं ना, मैं एक पोस्ट वैसे आगे ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो रियल ग्राउंड में है। नॉर्मली कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी होती है, पर हमारा विपरीत है। एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे एक आदमी है, तो हमारा थोड़ा सा उल्टा चलता है। तो ये इन नटशेल ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। और मैं 2017 में रिटायर हुआ हूँ जी। और तकरीबन 7 साल हो गए रिटायरमेंट की। सर, आपका कमीशनिंग 1980 में हुआ था राजरफ में। अब मैं आपने 4 दशक तक सेवा करके सेवानिवृत्त हुए, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप अपने आप को एक इन्फेंट्री सोल्जर के रूप में देखते हैं या एक कमांडर के रूप में देखते हैं या कुछ और? नहीं, मैं अपने आप को कोई कमांडर वमांडर नहीं सोचता हूँ। मैं अपने आप को इस भारत देश का एक सुपुत्र सोचता हूँ जिसने भारत देश की सेवा की। हाँ, मैं
फॉर्चुनेट हूँ कि मैं फ़ौज में ज्वाइन किया मैंने और 40 साल नौकरी की है। परंतु मैं इसके अलावा अपने आप को और किसी और चीज़ से नहीं देखता, ना जनरल की तौर से देखता हूँ, ना इन्फेंट्री, ना कमांडर। मैंने बस अपनी देश की सेवा की है फ़ौज में रह के 40 साल के आसपास। सर, अभी आपने बताया कि आप 7 बहन भाई हैं और आप अकेले भाई हैं, फिर आप फौज में आए, इसके पीछे की क्या कहानी है? कैप्टन साहब, इसके पीछे की बड़ी एक अजीब कहानी है। सब लोग जो है ना एक फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं जी। पर वो प्रोडक्ट जब तैयार होता है उसके पीछे की कहानियां जो हैं और उसके पीछे की गलतियां और फेलियर्स हैं, वो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। क्या है, बचपन में तकरीबन 13, 14, 15 साल की उम्र में जैसे हर बच्चे की ख्वाब होते हैं, मेरे बड़े ख्वाब थे। तो मेरा पहला ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। जी। क्यों, किसके लिए, ये मेरे को नहीं पता, पर ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। शायद उस टाइम डॉक्टरों से थोड़ा सा तालमेल ज़्यादा था। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक था। मैं आपको आज सच बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक था। तो सबसे पहले जो वो मेरे ख्वाब थे डॉक्टर बने के, वो वहीं मारे गए कि बेटा तू तो पढ़ने लिखने में तो ज़ीरो है, तो तू अब डॉक्टर हीरो बनने में क्या चलने लगा। फिर दूसरा एक ख्वाब एक और जागृत हुआ। जी। अब क्यों हुआ इसके बारे में आप पूछेगा नहीं। उस टाइम पिक्चरें बहुत आती थी, जी। 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 देवानंद, शेवानंद, शम्मी कपूर, हम बड़े इम्प्रेस होते थे। फिर मैंने सोचा कि मैं ना एक्टर बनो। एक्टर बनूं बॉम्बे जाके। उस टाइम बॉम्बे या मुंबई, बॉलीवुड में मैं एक्टर बनूं। सर। तो 2 ब्रह्मोस फायर हुए। एक मेरे पिताजी का हाथ का ब्रह्मोस और दूसरे मेरे पिताजी के टांग का ब्रह्मोस। तो जो मेरा एक्टर बनने का एक ख्वाब था वो वहीं पे धराशायी होगा। उस पहली कैजुअल्टी जो थी ये हुई। पिताजी ने बोला, यार तुम एक्टर बनने जा रहे हो, अपने आप को देखा है तुम, अब क्यों, अब मेरे को नहीं पता। तो ये 2 तो ख्वाब मेरे खत्म हो गए। फिर मेरे पिताजी क्योंकि फौज में थे, जी। तो उन्होंने बोला कि सोचो, फौज में जाओ, अच्छी नौकरी है, इज्जत की नौकरी है, इसके लिए पढ़ो। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, तो मैं सोचा कि ठीक है यार, फौज में शायद पढ़ाई नहीं होगी। तो फिर मैंने मेहनत करनी शुरू की और यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए एनडीए के लिए, और मैं वो यूपीएससी मैंने फिर क्लियर किया। उसकी भी एक कहानी फेलियर की है। मेरी ज़िंदगी जो है ना फेलियर के ऊपर ही बनी है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के पीछे फेलियर्स और मिस्टेक्स बहुत होते हैं। जी। अब क्या हुआ कि हमारी इंडिया का मेरा रिजल्ट आ गया, मैं रिटन में क्लियर हो गया, मैं एसएसबी इलाहाबाद गया, फर्स्ट शॉट में मैं क्लियर हो गया, मेरिट में आ गया। परंतु मेरे हायर सेकेंडरी का उस टाइम 11वीं क्लास होती थी हमारे ज़माने में, 1976 की बात कर रहा हूँ। हायर सेकेंडरी का रिजल्ट उसके बाद आया। अब सिलेक्शन के बाद उसमें मेरी जान ये निकली कि यार मैं इंडिया के अंदर क्लियर तो हो गया हूँ, ये ना हो कि मैं मेरे कंपार्टमेंट आ जाए या मैं 11वीं में मैं फेल हो जाऊँ। और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे पूरे घर वालों की ये प्रॉब्लम था कि यार ये लड़का फेल ना हो जाए। तो उस ज़माने में सोशल मीडिया तो कुछ था नहीं जी। और हिंदुस्तान टाइम रात के 12 बजे अपना पहला पेपर निकालता था। ITO के पास हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस है। तो मेरे फादर रात के 12 बजे स्कूटर पे, दिल्ली में थे पोस्टेड उस टाइम, स्कूटर पे वो बेचारे गए, पहला एडिशन लेके, मेरा रोल नंबर लेके कि बेटा यूपीएससी एनडीए में तो क्लियर हो गया, ये ना हो कि वो हायर सेकेंडरी में फेल हो जाए। मतलब ये हमारा हाल था उस टाइम, मेरा हाल था। परिवार का भी यही हाल था। परिवार का तो उससे खराब था, उससे ज़्यादा तो मेरा भी खराब था। मैं ऑन द लाइटर वेन मैं आपको ये बताऊं कि मेरी माता जी ने मेरे को बोला था कि बेटा ऊपर वाले तेरा बेड़ा पार कर सकता है, तेरे बस की तो है नहीं। तो ऐसा कर, तू दिन में 108 बारी हनुमान चालीसा पढ़ा कर, क्योंकि उसमें यह है ना, जो हनुमान चालीसा पढ़े तो 108 बारी जप करा कर। तो मैं 108 बारी जप करता कि भगवान मेरे को पार करा दे। तो रात के, मेरे को पता है तकरीबन 12:30-1 बजे की बात थी। तो मैं और मेरी मदर जो हैं बैल्कनी में खड़े हुए,
तो दूर से मेरे फादर ने जो है अपने स्कूटर को हॉर्न टाय 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 जोर से किया। तो मेरी मदर को पता चल गया, उन्होंने सीधा बोला कि हे भगवान, तूने हमारी इच्छा पूरी कर दी, नैया पार कर दी, लगता है मेरा लड़का पास हो गया। नहीं तो मेरे फादर जो है वो घंटी नहीं बजाते, वो उसका हॉर्न नहीं बजाते, वो आगे मेरे को चपेट मारते। तो ये हाल था मेरा मेरे टाइम का। और ये मेरी कहानी है कैसे मैंने फौज ज्वाइन की। तो हर चीज़ का एक अलग एक कहानी उसके पीछे भी होती है, वो मेरी कहानी। सर, ये आपके परिवार की उस समय चिंता थी, लेकिन आप तो पहले ही प्रूव कर चुके थे जब एसएसबी रिकमेंड हो चुके थे, यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर चुके थे, काबिलियत तो आप प्रूव कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक चिंता रहती है। वो चिंता थी, मुझे शायद ऐसा लगता है। वो पता क्या होता है, क्योंकि जब मैंने एनडीए ज्वाइन किया था मैं 16 साल और 7 महीने का था जी। तो अगर आप आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, सोशल मीडिया है, अवेयरनेस ज़्यादा है, पढ़े लिखे बहुत हैं। हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं था। तो एक 16 साढ़े 16 साल की उम्र की लड़की की कॉन्फिडेंस लेवल उतनी ही होती है जितनी वो होती है। जी। और मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि मेरे को उस टाइम अपनी काबिलियत पे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं था। जैसे नाव पानी में तैरती है ना, तो मैं वो नाव की तरह जहाँ पानी का बहाव है उसी तरफ जा रहा था। तो अगर मैं आज बोलूँ कि मैं जनरल ड्राइवर हूँ, मेरे में बड़ा कॉन्फिडेंस था, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ बेड़ा पार कर पाऊँ। मैं तो ये सोचा था कि बेटा अगर तुम एनडीए में नहीं गए, यूपीएससी में नहीं गए, तो पान बीड़ी की दुकान खोलने में दिक्कत पड़ेगी। तो उस टाइम कॉन्फिडेंस का बुरे हाल थे। अच्छा सर, आपने जैसे एनडीए ज्वाइन किया, उसके बाद घुड़सवारी में आपका कोई दुर्घटना हुई, तो उससे आपके मन में उस समय क्या चल रहा था और कैसे कमबैक किया? देखिए क्या होता है कि जब मैं एनडीए क्लियर किया और मैं गया एनडीए, तो उस टाइम फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है जी। एक ख्वाब हो जाता है कि मैं ऑफिसर बनूंगा। परंतु हर ख्वाब के बीच में एक अड़ंगा ज़रूर आता है, ट्विस्ट आता है हर टाइम। और मेरी ज़िंदगी में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी में फेलियर और मिस्टेक्स बहुत है। और शायद वो फेलियर और मिस्टेक्स ने बनाया जो मैं आज हूँ, क्योंकि एवरीवन लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स। सीखने को वहीं से मिलता। सीखने को फेलियर ही है। दुनिया फेलियर से घबराती है, घबराइए मत फेलियर से। फेलियर आपको सिखाता है। हमारे फौज में एक दस्तूर है कि एक कहावत है, सॉरी, कि हर सक्सेस के पीछे एक कैजुअलिटी है ट्रुथ की, सच्चाई की। क्योंकि जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो वो सच्चाई छुपाता है, परंतु जब आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है तब फेलियर आपको सिखाता है। जी जी। तो सिखाने का केवल दस्तूर आपकी गलती और आपके फेलियर पे। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं एनडीए गया था, मेरी हाइट सेम थी, 5 फीट 10 इंचेस, 59 केजी। और मैं उस टाइम मेरी हॉर्स राइडिंग में हाथ नहीं टूटा था, मेरा हाथ टूटा था एक हॉर्स पे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर। तो मेरे को सिलेक्ट किया गया कि भाई ये 5-10 लड़के हैं जो एजाइल हैं, अच्छे हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। आपको भी पता है कि एक वुडन हॉर्स होता है, हाँ सर, जिसके ऊपर टॉर्पलिन बिछा होता है। आपको भागना पड़ता है 20-25 मीटर, छलांग मार के टांग सीधी करके और उसको पार करना होता है। तो हमारा प्रैक्टिस हुआ था शाम को। और मेरे को आज याद है, आज तक याद है कि उसमें एक हिदायत थी कि आप प्रैक्टिस करेंगे पर वहाँ पे एक हेल्पर होना चाहिए जो आपका असिस्ट करे। जब आप जंप करते हैं तो आपको थोड़ा असिस्ट करे। तो उस टाइम आदमी का दिमाग कुछ और होता है, बचपना होता है। और वो मिस्टेक मैंने की कि जंप करने से पहले पसीना छूटा होता, तो मैंने बाएं हाथ से अपना माथे से पसीना पहुंचा और उसको ड्राई नहीं किया। हाथ पे पसीना लगा रहेगा, हाथ पे पसीना लगा हुआ था लेफ्ट हैंड पे, और मैं चल पड़ा भागा करने के लिए। जैसे मैंने घोड़े के ऊपर दोनों हाथ रखे, मेरा बाएं हाथ स्लिप कर गया। अब स्लिप होने के बाद में मैं बुरी तरह गिरा। वहाँ पे कोई हेल्पर नहीं था, मेरे को असिस्टेंट नहीं था मेरे को हेल्प करने के लिए। जब मैं नीचे गिरा बाएं हाथ के ऊपर, तो मैंने अपने हाथ को देखा। अचंभे में मेरे 2 कोनियां थी, एक तो ये कोनी और यहाँ से 2 हड्डियां निकली हुई, और ये इधर का हाथ पूरा ऐसे। तो मेरा हाथ इस प्रकार से था और मैं उसको देख देख के परेशान हूँ कि ये हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम ये शॉक हो रहा था।
और बाकी मेरे दोस्त यार थे, तो वो सारे भागे भागे आए, क्या हो गया क्या हो गया। तो हाथ मेरा, दोनों हड्डियां मेरी बाहर थी, रेडियोल ना, जी। जैसे आपको पता है, वो दोनों बाहर थी। अब मेरे को इस पे प्लास्टर चढ़ गया और मेरा प्लास्टर 6 महीने तक रहा। उस प्लास्टर के दौरान जो डॉक्टर ने हड्डियां खींच के जोड़ी थी, वो कहीं 2-1 महीने में जाके कहीं स्लिप हो गई और वो ऐसे आके जुड़ गई, ओवरलैप हो गई। ओवरलैप हो गई। फिर उनको दोबारा तोड़ना पड़ा और उसमें 2 रॉड फिट हुए, एक मेरे रिस्ट से, एक मेरे एल्बो से, रॉड फिट अलाइनमेंट करने के लिए। अलाइनमेंट करने की। तो मैं 6 महीने 6 से 7 महीने प्लास्टर में रहा। और उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि मेरे को 6 महीने ड्रॉप किया गया, जी। क्योंकि आपको पता है फौज में फिजिकल एबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आप अगर फिजिकली आप फिट हैं तो आप आगे चल सकते हैं। और काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं है। जो आपको टेस्ट पास करने पड़े, वो तो मैं कर नहीं पाता सर। उसमें एक कई सिखलाई हुई। मेरे को बुलाया जाता था, दोस्त यार हैं, बैचमेट्स हैं, सीनियर हैं, मेरा नाम पड़ गया लूला। लूला मतलब जिसकी एक हाथ, बोलते लंगड़ा लूला। हाँ, लंगड़ा लूला। तो मेरा नाम पड़ गया लूला। और सारे जो लोग थे मेरे को ह्यूमिलेट करते थे, लूला लूला बुला के। पर मैं उसमें कभी अपने आप को मैंने मन नहीं मारा। मैं जब अपने शाम को अपने कमरे में जाता था, मैं कभी रोता नहीं था। मैं एक दृढ़ निश्चय रखता था कि मैं वापस आऊँ, इस ह्यूमिलेशन से मैं आगे बढ़ूँ। ये मेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं टूटूंगा नहीं। तो अगर आप सोचिएगा, 17 साल की उम्र में ये मेरी सिखलाई शुरू हुई कि मैं अपनी ज़िंदगी में, एक वर्ड है उसको बोलते हैं क्विट, कि जी मेरे से नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में वो वर्ड नहीं है क्विट। मैंने उस दिन उस वर्ड को हटा दिया कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं हूँ क्या। मैं अपने आप को अपने आप से बात करता था जी। पर फिर वही कई दोस्त यार थे जो मेरे को बताया गया था इंडिया में कि अगर आप विदिन 1 साल में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते, आपको इंडिया से बाहर निकाल देंगे। वो ऑप्शन मेरा था ही। मैं कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को फिजिकली फिट करूंगा और सारे फिजिकल टेस्ट पार करूंगा। और वहीं पे दोस्त यार, जो बड़े खास दोस्त यार थे, वो काम आते हैं, जो मेरे को ट्रेनिंग के बाद में ट्रेन करते थे कि भाई इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, रोप ऐसे चढ़ना है, पुल अप ऐसे करना है, पुश अप ऐसे करना है, समरसॉल्ट ऐसे करनी है। वो मेरे को 2-2, 3-3 घंटे ट्रेन करते थे जी। जिसकी बदौलत मैंने फिर फाइनली क्लियर किया। आज जब मेरा हील हो गया, तो जिंदगी का ये धक्के हर जगह पड़ते हैं। सर, आप इन्फेंट्री ऑफिसर थे, बहुत सारे ऑपरेशंस आपने लड़े। हाँ जी। मैंने सुना है कि आपके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। हाँ, रखा था पाकिस्तानियों ने। ये आपको कैसे पता चला? और उसके बाद भी फिर आपने आगे कैसे, आपको प्रेरणा मिली और इससे ओवरकम होने के लिए, इसका रिप्लाई देने के लिए आपने क्या प्लानिंग की? क्या आपके दिमाग में चल रहा था? देखिए, ये 99-2000 की बात है। मैं एक राष्ट्रीय राइफल बटालियन कमांड कर रहा था डोडा किश्तवाड़ में जो एरिया काफ़ी सख्त एरिया है। डोडा का बड़ा ही खड़ी पहाड़ियाँ और खूब फॉरेस्ट एरिया और काफ़ी खतरनाक एरिया, और कश्मीर के साथ में टिकता है वो। मैं भी रहा हूँ सर 11 राष्ट्रीय राइफल डोडा के वैली के साथ वो लगता है। तो जब वैली में प्रेशर होता था तो टेररिस्ट हमारे यहाँ आते थे, और उस टाइम मेजॉरिटी टेररिस्ट जो थे वो विदेशी थे, पाकिस्तानी और अफगानी। तो क्या होता था कि मेरी यूनिट उस टाइम काफ़ी हमने न्यूट्रलाइज किए थे टेररिस्ट, और हमारे पास रेडियो सेट्स होते थे जो मेरे को पता था फ्रिक्वेंसी इंटरसेप्ट की कौन सी है। तो मैं उस फ्रिक्वेंसी पे चुपचाप सुनता था उनकी बातें इनिशियली। तो वो बात फैल गई कि भाई ये आरआर की कौन है, वो सीओ साहब कौन है? कहते ये नाम है। बोलो इसका जो भी सर लेके आएगा उसके ऊपर 10 लाख। यानी कि जो उस सीओ का सर लेके आएगा उसको 10 लाख रुपए। उसको 10,99,2000 की बात है। 10 लाख बहुत होते थे, बहुत बड़ी रकम है।
तो तब तक मैं कुछ बोला नहीं। तो जब मैंने ये फतवा, सो कॉल्ड फतवा जारी किया बॉर्डर के क्रॉस की, इस बंदे का सर काट के लेके आओ, 10 लाख इनाम दिया जाएगा, तब मैं पहली बार बोला कि जिसका तुमने सर काटना है ना वो इधर बैठा है, जिसने माँ का दूध पिया हुआ है मेरे को जगह बता दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और आप बिलीव नहीं करोगे कैप्टन साहब, उस रेडियो से चैनल पे सन्नाटा छा गया बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा जवाब, उनको पता था कि हम सुनते हैं, उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं जवाब दूँ इस तरीके का रेस्पॉन्स मिलेगा। मैंने कहा बेटा जहाँ आपने बुलाना है अकेले मैं आऊँगा, जिसने काटना है काट लो, देखते हैं कौन किसका सर काटता है। फिर वहाँ से 5-10 मिनट के बाद में कोई आवाज़ नहीं आई। फिर एक ने बोला नहीं जनाब, ये तो एक बात बताऊँ, वो गाली गलौच नहीं करते हैं जी, वो काफ़ी तहजीब से रहते हैं। नहीं सीओ साहब जनाब हम ये नहीं कहना चाहते। मैं कहा जो कहना चाहते हैं मैंने सुन लिया है, आप बताइए जहाँ आना है तो आइएगा। आपको इस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में अपने आप को, अपना धैर्य, अपना मोटिवेशन और अपनी ड्राइव सीधी रखनी चाहिए और किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर गए, जैसे एक वो शोले का नहीं है, जो डर गया समझो मर गया, डर आपके जहन से बिल्कुल बाहर होना चाहिए। जब तक आप डर में रहेंगे तो वो भावी रहेगा। अगर आप डर उसमें डालेंगे तब जो है आप आधी गेम जीत जाओगे टेररिज्म की। तो हम तो ये चीज़ें हंस के टाल देते थे उस टाइम, परंतु जब मेरे घर वालों को पता चला तो वो बेचारे बड़े परेशान हुए कि तेरे सर के ऊपर 10 लाख का इनाम है। मैं कह ले उसमें क्या है, सब दुनिया का होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर, एक मुठभेड़ में आपका एक जवान शहीद हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ, तो उस समय आपने ट्रुप्स का मनोबल और अपने आप को किस तरीके से संभाला? कैप्टन साहब वो थोड़ा सा ना, जो मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा आप सोचेंगे बिल्कुल अमिताभ बच्चन की पिक्चर या किसी शाहरुख खान की पिक्चर के मुताबिक है, परंतु एज ए लीडर आपके दिमाग में बड़ी चीज़ें जाती हैं, एज ए कमांडर सीओ। तो एक इनकाउंटर हुआ और मक्की के खेत में इनकाउंटर हुआ। इंफॉर्मेशन थी 4-5 टेररिस्ट की, तो हमारे जवानों ने वो एरिया सराउंड कर रखा था। तो एक एनसीओ जो थे वो मक्की के खेत में गए और उसी टाइम वो टेररिस्ट भी बाहर निकला, तो दोनों ने इकट्ठे फायर किए। तो टेररिस्ट के तो उसने धज्जियां उड़ा दी, पर वो टेररिस्ट ने भी जब फायर किया वो हमारे जवान की ये साइड में गर्दन में पूरा ले गया, तो शहीद हो गए हमारे जवान जी। तो जब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आई कि ये ऐसा काम हो गया है, कांड हो गया है, तो मैं नेचुरली एज ए सीओ तो जाना ही है मेरे को। तो मैं उस एरिया में गया। मैं पैदल चल रहा हूँ और वो थोड़ी चढ़ाई पे था, तो मैं नीचे से ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो मैं ऊपर देख रहा था कि जवान रो रहे हैं। तकरीबन 14-15 लड़के थे। एक बच्चा रोना की अलग बात होती है, एक जवान जो हथियार है यूनिफॉर्म में जब रोता है तो उसमें आदमी का खून सूख जाता है। तो ये मैं इनकी आवाज़ें सुन रहा हूँ, मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर, ये जोर जोर से रो रहे हैं और चारपाई के ऊपर इस एनसी को लेटा रखा था सर, जिनकी शहादत हुई, सैक्रिफाइस डिस्कवर। तो जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मैं सोचूं कि यार ये इस तारीख में ये जवान का मोराल तो बिल्कुल ही, 14 बंदों का मोराल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैं क्या करूं कि इनका मोराल मैं वापस करूं। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। इंस्टिंक्टिवली जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने सबसे पहले उस एनसीओ को, जो हमारा कैजुअल्टी था, उसको उसके पैर की तरफ खड़े हुए उसको सलूट मारा, उसके पैर छुए, फिर उसके धड़ की तरफ गया। उसका खून का पूरा बह रहा था, तो मैंने उसका खून उठाया, अपने माथे पे लगाया, उसके वापस पैर पे गया, उसके पैर पकड़े, मैंने कहा 1 के बदले 5। अभी अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की स्टाइल का है, परंतु क्यों किया, क्या किया, ये तकरीबन मैंने इसको बोला 1 के बदले 5 मेरी प्रतिज्ञा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 14 के 14 जवान सब चुप हो गए।
तो मैंने इनको बोला कि ये इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में निछावर की है, जी आप रो के इनकी तौहीन कर रहे हैं। ओके, तो आप सब इसके खून को अपने AK-47 पे टिक्का लगाइए और प्रण लीजिए, आज कल परसों 1 महीना 6 महीना 6 साल मेरे को कोई फिक्र नहीं है, पर आप एक बंदे की जगह पे 5 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि जो जवान जो रो रहे थे उनका हौसला बिल्कुल आसमान पे चढ़ा। क्यों किया मैंने, कैसे किया मैंने, क्या प्लान किया, नहीं, कुछ नहीं किया। ये एक इंस्टिंक्टिवली एक अंदर से एक बात निकली कि जो चला गया है वो तो चला गया ना। जी जी ये 14 जो है मेरे जवान नल अवॉइड ना हो, ये इनका मोराल मेरे को किसी ना किसी तरीके से ऊपर करना है। सर, आप चाहे एक लंबी चौड़ी लेक्चर दे सकें, परंतु आपके एक्शन ही एक मोराल को इन्हांस कर सकते हैं। और आपको ये भी बताऊं, उनको लगे 6-8 महीने, और उसी ग्रुप को इन 14 लड़कों ने न्यूट्रलाइज किया। उस दिन मैंने उनको बोला कि भाई आज जो है तुमने अपना सर और मेरा सर बिल्कुल हाई किया। तो ये ऑपरेशन में ये चीज़ें, कम्बैट ऑपरेशन में ये बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें आपको सहन करना पड़ता है, और इसमें भी सिखलाई होती है। सर अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। तो जो आपने उस समय एक्ट किया, उससे जवानों का वो मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। नो डाउट, नो डाउट। अब सर, आपकी लाइफ में एक बड़ा ही क्रिटिकल सीरियस फेस आया। एक मेडिकल में एक बीमारी होती है GBS। आप उससे पीड़ित हुए और लगभग 1.5 महीने आप पैरालिसिस रहे। उसके बाद लगभग 1 महीने आप वेंटिलेटर पर रहे। 26 दिन, महीने बराबर ही होता है। फिर उसके बाद आपने उससे बाहर निकले, कैसे कमबैक किया, वो आपकी ज़िंदगी का कैसा मोड़ था, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। कैप्टन साहब, आप जानते हैं GBS एक बड़ी खतरनाक ऑटो इम्यून बीमारी है, और जब मेरे को वो बीमारी लगी, उसका रीज़न क्या होता है वगैरह वगैरह, वो कोई उसका रीज़न नहीं है। वो कहते हैं कि 1 से 5 लाख में एक इंसान को होता, वो मेरे को हो गया। मेरी मदर कहती थी कि 5 लाख में तू ही था जिसको ये होना था, तो वो अलग बात है। 48 घंटे में मैं टोटली पैरालाइज हो गया था। इतना पैरालिसिस था मेरे को कि मेरी आवाज़ भी चली गई थी, और केवल 2 अंग काम करते थे, वो मेरी आंखें थी कि मैं आंखें दाएं बाएं कर सकता था, बाकी मैं टोटली पैरालाइज था। और उसी में मेरे को सिस्मिक शॉक भी हुआ, और मेरा BP 40/30 तक पहुंचा। इतना लो? और मेरे को बड़ा सिवियर लंग इन्फेक्शन हो गई, और अभी तो शायद दिखाई ना ला, मेरे यहाँ गले में ट्यूब डाला गया, ट्रैकोस्टमी ट्यूब। ट्रैकियोस्टोमी, जो सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए ये ट्यूब इस्तेमाल होती थी। तो मेरे हाल बहुत ही ख़राब थे। परंतु क्या था कि मैं उस टाइम दिल्ली में था, तो RR हॉस्पिटल में सर इमीडिएट मेडिकेशन स्टार्ट हो गई थी। पर मेडिकेशन देने से उसका इफ़ेक्ट में 10 दिन का वाक़फ़ा था, तो वो मेरे पहले 10 दिन काफ़ी ख़राब निकले। परंतु मेरी वाइफ डॉक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने एक बार ही उससे पूछा, ऑफकोर्स मैं बोल नहीं पाता था, तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें वो अल्फ़ाबेट A से Z तक 1 2 3 था, तो वो मेरे को दिखाती थी जो मैं बोलना चाहता था। जब जो भी वर्ड बोला था तो मैं ऐसे आंख करता था, तो उसको समझ आती थी कि मैं ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैंने उसको ये प्रश्न किया कि मैं इसमें से निकलूंगा, विल आई गेट आउट ऑफ इट। जी। तो मेरी वाइफ बिकॉज फौजी हैं और फौजी बैकग्राउंड से आती हैं, उन्होंने एक जवाब दिया कि ये तेरे पे निर्भर है, इट्स ऑल ऑन यू। कहने का तात्पर्य ये था कि मेडिकेशन तो तेरे को दे दी है, अब तेरे को रिवाइव होना है या नहीं रिवाइव होना, वो तेरे ऊपर है कि तू कैसे उसको लड़ेगा। सो अगर आप उसको बोलें तो वो मोटिवेशन ही है जी,
कि ये मेरे हाथ में है कि मैं रिवाइव हो पाऊँ कि ना हो पाऊँ। कैप्टन साहब, आप उस दिन के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मैं चल बस आऊँ, मैंने ये सोचा कि मैं आऊँगा, वापस आऊँगा, और ये जैसे मैं लेटा हुआ हूँ कद्दू की तरह, मैं खड़ा होऊंगा जी। और मेरे को याद है कि मैं जब आईसीयू में था 26 दिन, तो एक दीवार के ऊपर मेरे को एक कोई इंसान दिखाई देता था। कौन था वो इंसान मेरे को नहीं पता। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, एक उसने चोगा सा पहन रखा था। उससे मेरी बात डेली होती थी, मन टू मन। ओके। तो मैं उससे पूछता था कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। वो हंसता था मेरे पे। अभी आप सोचिए कि वो मानसिक हेलुसिनेशन कैसे, मेरे दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। तो वो कई दिन, 10 दिन, 8-9 दिन वो हंसता रहा। तो मेरे को भी गुस्सा है कि यार मैं इसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये कौन है जो मेरे ऊपर हंस रहा है। फिर उस दिन उसने 10वें दिन मेरे ऊपर देख के हंसा, फिर बोला आपके पिताजी का देहांत कितनी उम्र में हुआ? तो मैं कहा 95 में। तो उस इंसान ने मेरे को जवाब दिया कि तू कहाँ जाने वाला है, तूने अभी और एड़ियाँ इस जिंदगी में रगड़नी है। जी। अब वो कौन था? वो मेरी मानसिक चीजें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। परंतु क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पास एक शब्द क्विट का नहीं है कि मैं हार गया, मैं नहीं हारा। मैंने दृढ़ निश्चय, हमारे ना यहाँ पे एक है कहावत है फौज में सिखलाई की है, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु गोविंद सिंह जी की एडिज है, निश्चय कर अपनी जीत करूं। निश्चय अपना दृढ़ निश्चय। अगर मेरा दृढ़ निश्चय स्ट्रांग है तो मेरी जीत होगी। कैप्टन साहब, 46 डेज के बाद में मैं अपने टांगों पे खड़ा हुआ और तकरीबन 60वें दिन मैं साइकिल 10 किलोमीटर मैं साइकिल करता हूँ। मैं 10 किलोमीटर साइकिलिंग के बीच निकल गया और जो मेरे डॉक्टर थे, न्यूरो फिजिशियन, जब उनको वीडियो भेजा गया, बोलो सर आप क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ मजे से। तो ही वो शॉट कि ये 10 दिन में आप खड़े होकर चल पड़े 10 किलोमीटर साइकिलिंग करने। पर वो आपके ऊपर निर्भर है और किसी और के ऊपर नहीं निर्भर। अपने विश्वास के ऊपर, विश्वास के ऊपर। देखिए हमारी ट्रेनिंग जो है ना फौज में और इन्फेंट्री में, हम एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। वो टफ ये नहीं कि उसके डोले हैं, ये हैं, वो मेंटली, मानसिक तौर से कितना उसमें दृढ़ है, वो हमको सिखाया जाता है। तो प्रॉब्ली मेरी जो इतने सालों की ट्रेनिंग है और ऐसे ऐसे जगह पे मैंने नौकरियां की हैं, तो कभी मन नहीं हारा। शायद उसकी वजह से मैं टचवुड आज की तरह स्वस्थ हूँ और बढ़िया है जिंदगी। सर, हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया में आप COS की ड्यूटी पर थे, यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ। वहाँ आपने राष्ट्रीय स्तर पर सेरेमोनियल परेड की कमान संभाली और आपने 69th आर्मी परेड डे की भी कमान संभाली। इसके पीछे कैसी आपकी तैयारी थी, क्या आपका अनुभव रहा, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। कैप्टन साहब, जब मेरे फादर सेवरत थे फौज में, तो हमारा घर राजपथ, अभी जो कर्तव्य पथ है, जी, उसके ऊपर स्थित था, जनपथ के ऊपर। तो जब 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड होती थी तो हम छत पे चढ़ के देखते थे, ऊपर से देखते थे। और मैं देखता था ये जवान इतना क्या बढ़िया स्मार्टली जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास। बड़ा चाव होता था कि हाय भगवान, ये मौका मिले, एक मौका मेरे को दे दे किसी ना किसी तरीके से। तो मैंने स्कूल में NCC में कोशिश की जी, सिलेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने बोला साइड में हो जा, तेरी जरूरत नहीं है। जब मैंने फौज में भर्ती हुआ एज ऑफिसर, तब मेरे वो था कि एक ड्रीम था कि मेरे को यार ये रिपब्लिक डे परेड मेरे को करनी है। तो उसमें मैं गया सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मेरा हाथ टेढ़ा है, क्योंकि टूटा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि यार तेरा हाथ टेढ़ा है, तो जब तू करता है तो ये सीधा नहीं हो सकता, जैसे ये राइट हैंड बिल्कुल सीधी है, ये आपकी बाएं हाथ टेढ़ी है। तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। परंतु वो ख्वाब रहा मेरी जिंदगी में कि कभी ना कभी तो शायद मेरे ख्वाब पूरे होंगे। और मेरी लास्ट 2 साल की नौकरी में मेरे को पोस्टिंग मिली चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया जी।
और वो बेस्ट ईयर्स थे जो मैंने 2 परेड जो है विजय चौक से रेड फोर्ट तक, लाल किला तक मैं लेके गया। और वो जो 2 साल थे जब आदमी जाता है और पूरी पब्लिक, लाखों लोग पुकारते हैं भारत माता की जय, जी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम आपको इतना एक हौसला अफजाई और इतनी मोटिवेशन होती है, चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान कोई भी हो। हम पुरानी दिल्ली से, दरियागंज से निकलते थे, सारे वहाँ पे मुसलमान खड़े होते, सारे के सारे भारत माता की जय। तो मैं सोचता था कि ये है हमारा भारत, ये है मेरा भारत। कोई भी हो, कहाँ भी हो, कि कोई भी जनजाति हो, उसमें जो है एक भेदभाव का नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सब एकत्रित है। वो मेरा जिंदगी का और आखिरी 2 साल की नौकरी का बेस्ट एक्सपीरियंस रह चुका है, जो ऊपर वाले की कृपा से मेरी जो एक ख्वाब थे वो मेरे पूरे हुए। सर, वो आपका ख्वाब था, वो पूरा भी हुआ, लेकिन उसके पीछे जब उस पथ पर आते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत है? क्योंकि मैंने सुना है कि रात को 2-2 बजे वहां चल के प्रैक्टिस के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है, मेहनत तो कोई भी चीज़ जो सफलता जो आपको मिलती है ना, बिना मेहनत के नहीं मिलती है। लेकिन मैं उस टाइम, मेरी उम्र तकरीबन 57-58 की थी। रिपब्लिक डे परेड के अलावा मैंने आर्मी डे परेड भी कमांड की है, जिसमें पैदल कमांड करनी पड़ती है, उसमें स्पोर्ट ड्रिल वगैरह सब होती थी। मेरे को याद है, जवान इकट्ठे होते थे प्रैक्टिस के लिए, और सबसे पहले मेरी गाड़ी पहुंचती थी, तो वो सब सोचते कि साहब ये जनरल साहब क्यों आ गए। मैं उनके साथ में पैदल चलता था, क्योंकि क्या है कि आपको 2.5-3 घंटे तलवार लेके खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि चीफ आते हैं, तो बात करते हैं, पूरा परेड होता है। तो 2.5-3 घंटे उस उम्र में आपको बिल्कुल फिजिकली फिट होना पड़ता है। तो उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए कम से कम 3 महीने की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और जो हमारे ड्रिल उस्ताद थे, सूबेदार साहब गिरधारी जी, उनको मैंने बोला था कि साहब ये मत सोचना कि मैं जनरल हूँ, ये सोचना कि मैं एक रिक्रूट हूँ, और मेरे को इतना रगड़ना 3 महीने, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये अपना रैंक निकाल लेता हूँ, परंतु आप मेरे को उतना रगड़िए जितना आप रिक्रूट को रगड़ेंगे। और सूबेदार मेजर गिरधारी साहब ने मेरे को खूब रगड़ा जी। 3 महीने, ताकि मैं फिर वो परेड कमांड कर सकूँ। उसमें मेहनत बहुत चाहिए होती है, ठीक है। फाइनली सफलता का जो एक शहर है वो मेहनत के बाद, मेहनत से उसके बाद ही मिलता है। हाँ जी। सर, आपने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन के रूप में भी आपने योगदान दिया है, और आज के युवाओं को मिलिट्री वैल्यूज के बारे में आप क्या सिखाना चाहेंगे? देखिए, मेरी चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया की नौकरी में मैं चेयरमैन नियुक्त था, बहुत AIE आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और AIMT आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये जो आपके ग्रेटर नोएडा में सर। और उसमें हमारे ऑफिसर JSU जवानों के बच्चे आते हैं। मैं उनको ये बोलता था कि आप एक प्लस स्टेप में चल रहे हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब के लिए, और आपसे पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइएगा, शर्माइए मत कि मैं एक फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ, क्योंकि फौजी बैकग्राउंड में सबसे पहले जो सिविलियन सोचता है कि यार ये बंदा डिसिप्लिन तो है ही है, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट। और मैंने कहा वो पॉइंट को आप जो है उसको छोड़िएगा नहीं जी, क्योंकि वो और दूसरे लोगों के आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, उसको एक्सप्लॉइट कीजिएगा। क्योंकि डिसिप्लिन ये नहीं है कि मैं सवेरे टाइम में खड़ा हो गया, ये गए मेरे बाल सीधे ना। डिसिप्लिन आपकी लाइफस्टाइल की डिसिप्लिन है, और लाइफस्टाइल में हर चीज़ अगर आप एक दस्तूर से, एक प्रोसेस से करेंगे तो आप सक्सेसफुल लेंगे, जो आपके बचपन से आपके माँ बाप ने आपको वो सिखाया है, और उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिखाया गया है। जिस दिन आपने होशो हवास कायम किए, उस दिन से आपकी ज़िंदगी डिसिप्लिन है, आपके फादर की और आपके मदर की लाइफ डिसिप्लिन है, तो आप भी डिसिप्लिन रहेंगे। आप चाहे जैसे बोलिएगा, आपका कम्युनिकेशन डिसिप्लिन होगा, आप देखने में डिसिप्लिन होंगे, आप कार्यवत भी डिसिप्लिन है, वो आपकी प्लस पॉइंट है। तो वो वैल्यूज़ मैं उनको सिखाता था कि
इसको मत छोड़िएगा, ये ज़रूर बताइएगा कि मैं एक फौजी का बच्चा हूँ। जी, उसमें आपकी सिलेक्शन बनस्पत किसी और की सिलेक्शन, आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। आप प्रबल दावेदार हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सर, यंग ऑफिसर्स या एस्पिरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? बस मैं रिटायरमेंट के बाद में, कई लोग सोचते हैं कि अभी इन्फेंट्री ऑफिसर रिटायर हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं रिटायरमेंट के बाद में मैंने 2-3 महीने में सोचता रहा कि मैं क्या करूं। फिर मेरे को एक ख्याल आया कि मैं, वो शायद उम्र से ख्याल आता है कि भगवान ने मेरे को 2 हाथ दिए हैं। एक हाथ से मैंने जिंदगी और सोसाइटी से लिया है जो आज इस पदवी पे पहुंचा हूं। इस दूसरे हाथ से मैं क्या करूं, तो एक सोच आनी शुरू हो जाती कि इस हाथ से मैं सोसाइटी को वापस करूं, जैसे आप कर रहे हैं। जब मैं लेके और सोसाइटी को वापस करता हूं तो शायद मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाती। तो 2017 के रिटायरमेंट के बाद में ये 2-3 महीने मेरे को लगे सोचने के लिए मैं क्या करूं। फिर उसके बाद में मैंने अपने आप को रीट्रेन किया, अपने आप को चैलेंज किया कि मैं एक ट्रेनिंग की एरिया में घुसूं जिसमें मैं लोगों को ट्रेन करूं और उनको उनकी काबिलियत को बढ़ाया हूं। तो उसमें मैंने 2-3 कोर्सेज किए। मैं आज की तारीख में मैंने कम से कम 20,000 लोगों को ट्रेन किया है, चाहे कॉरपोरेट में हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो। मैं एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो दिल्ली में है, उसका एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ। और मेरी मेंटर जो है वो मेरे से 21 साल छोटी है, जिन्होंने मेरे को ये मार्गदर्शन किया। जी। तो आज की तारीख में मैं काफ़ी काम करता हूँ और काफ़ी बिजी रहता हूँ, मानसिक तौर से, फिजिकल तौर से। और मैं 20,000 लोगों को अभी तक मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और मैं हर मोमेंट जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होगी, मैं उस पर माहिर हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ। और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं साउंड थेरेपी, तो मैं साउंड हीलर का भी एक काम करता हूँ जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करता है। बाकी ह्यूमन बिहेवियर साइंसेस का लीडरशिप हो, कम्युनिकेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हर चीज़ का मैं आजकल ट्रेनिंग करता हूँ और खुश रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। अमेजिंग सर, जो आपने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस से सीखा, अब आप उसका भरपूर सोसाइटी को। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, अभी आपने सुना अति विशिष्ट सेवा मेडलिस्ट, सेना मेडलिस्ट मेजर जनरल राजेश सहाय जी, जिन्होंने अपने 40 साल के अनुभव को आपके कुछ अंश आपके साथ शेयर किए और पोस्ट रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से अब सोसाइटी को, जो सोसाइटी से लिया है, किस तरीके से वापस कर रहे हैं। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इतने अच्छे विचार रखे हमारे व्यूवर्स के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और मेरे व्यूवर्स की तरफ से हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि गलतियों से घबराइए मत। गलतियाँ आपकी एक स्टेप हैं जो आपको आगे लेके चलेंगी। गलती को रिपीट मत कीजिएगा, बट घबराइए नहीं। सक्सेस आपके पैर चूमेगी अगर आप अपनी मिस्टेक्स करोगे, होगा, घबराइए मत बस। तो साथियों, अगर आप और कुछ सर से जानना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो फिर हम सर से अनुरोध करेंगे कि आपकी जो जिज्ञासा है उसके लिए फिर सर से अनुरोध करें, फिर बुलाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सर आपका एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।